Hello students, this is fourth lecture on topic magnetic material. In today's lecture, let us discuss some terms and quantities related to magnetism. कुछ quantities हम लोगों ने already discuss किए 11th standard में. Okay? पहला quantity है magnetic dipole moment. ये हम लोगों ने last year भी discuss किया. What is meaning of magnetic dipole moment? आपको पता है कि मैग्नेटिज्म के दो सोर्सेस है, एक बार मैग्नेट एंड एक कॉइल कैरिंग द इलेक्ट्रिक करंट. तो दोनों के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला अलग अलग है. बार मैग्नेट के लिए प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ. पोल स्ट्रेंथ इज डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल m and magnetic length is denoted by letter 2l. तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ, इसका जो प्रोडक्ट रहेगा दैट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. ये हो गया बार मैग्नेट के लिए. इसका यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ का यूनिट एम्पियर मीटर और मैग्नेटिक लेंथ का मीटर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर. तो डायमेंशंस हो जाएंगे L⁻² and I⁻². It is considered as the vector quantity and it is directed along the axis from S pole to N pole. अगर सर्कुलर कॉइल है कैरिंग द इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे नहीं मेंशन है, सर्कुलर कॉइल है कैरिंग द इलेक्ट्रिक करंट, तो उसके लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला रहेगा NIA. N is the number of turns of the coil, I is the current passing through the coil, and A is the area of each circle of the coil. NIA. ये हो जाएगा magnetic dipole moment is a magnetic dipole moment for circular coil carrying the electric current. ये हम लोगों ने already last lecture में discuss किया था, जहां हम लोगों ने magnetic dipole moment और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन फाइंड आउट किया था. बोर्स मैग्नेटॉन पढ़ा था, गायरो मैग्नेटिक रेशो पढ़ा था, उसमें वो चला गया. तो सर्कुलर कॉइल कैरिंग द इलेक्ट्रिक करंट के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रहेगा NIA. तो यहाँ से यूनिट आएगा, I का यूनिट एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर. सेम यूनिट इसे दिया गया है. वहां पे भी यूजिंग अ राइट हैंड लूप रूल, सर्कुलर कॉइल का एक फेस N एक्ट होगा और दूसरा S पोल एक्ट होता है. ओके, ना ये हो गया रिगार्डिंग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एक डेफिनेशन. और एक डेफिनेशन है, इन लास्ट लेक्चर्स हम लोगों ने टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेट सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डिराइव किया था. वो था torque is equal to cross product of magnetic dipole moment and the magnetic field of induction into which it is suspended to rotate, m bar cross b bar. स्केलर फॉर्म में कैसे लिखोगे? mb sin थीटा टॉर्क इक्वल. यहाँ हम लोग ये जो कैपिटल M है इसे डिफाइन कर सकते हैं. एज्यूम करो कि जो मैग्नेट है whose dipole moment is denoted by letter capital M, is suspended in a magnetic field B equal to 1 Newton per ampere meter या 1 Weber per meter square and it is turned through an angle 90 degree. मतलब मैग्नेटिक फील्ड लिया आपने 1 Weber per meter square या 1 Newton per ampere meter, मैग्नेट सस्पेंड किया जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M से हम लोग डिनोट कर रहे हैं एंड इट इज टर्न थ्रू एन एंगल 90 डिग्री. तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा 1. तो ये फॉर्मूला जाके रिड्यूस हो जाएगा M इज इक्वल टू टॉर्क. मैं मैक्सिमम ले सकता हूँ क्योंकि मैंने साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू दिया 1. तो व्हाट इज द M? इट इज द मैक्सिमम टॉर्क रिक्वायर्ड to rotate the magnet through 90 degree
when suspended in a magnetic field of unit induction. यहाँ देखो वही लैंग्वेज है. The maximum torque required to rotate the magnetic dipole at right angle to magnetic field of unit induction यानी 1 Newton per ampere meter is called magnetic dipole moment. ठीक है, ये दो डेफिनेशन है. ओके, नाउ कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, ये मैंने 11th में भी पढ़ा है आपको. देखो, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? दैट एवरी particle of matter attracts every other particle of matter in universe by a force which is directly proportional to product of mass and inversely proportional to square of the distance between them. और वो फोर्स आप लिखते कैसे हो? कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहां आप कैपिटल G को बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन. m1 and m2 are the masses of two particles separated by the distance r. Similarly, आपने कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है, जिसमें आप दो चार्जेस लेते हो, टू आइसोलेटेड चार्जेस लेते हो, जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट होते हैं, दो आइसोलेटेड चार्जेस. लेट दो चार्जेस आर q1 and q2. They are separated by the distance small r. Then force of attraction or repulsion between those two charges is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of the distance between them. तो वहाँ आप मैथमेटिकली लिखते हो F is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 k q1 q2 upon r square. तो वहाँ का जो कांस्टेंट है 1 upon 4 pi epsilon 0 k, उसमें एप्सिलॉन 0 होता है परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, के होता है रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और एप्सिलॉन 0 के ये प्रोडक्ट को बोला जाता है एप्सिलॉन, कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. सेम फॉर्मेट में यहाँ पे भी आप कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म डिस्क्राइब डिस्कस कर सकते हो. फर्क इतना ही है कि लाइक आइसोलेटेड चार्जेस, isolated poles are not available. यानी नेचर में there is no n pole और s pole alone are available. तो अगर आपको ये लॉ डिस्कस करना है तो आपको ये लॉ एज्यूम करके ही डिस्कस करना पड़ेगा. तो ऐसे एज्यूम करो कि एक मैग्नेट का n पोल और दूसरे मैग्नेट का n पोल, या एक मैग्नेट का s पोल दूसरे मैग्नेट का s पोल, या तो एक का n और दूसरे का s. लेट अस एज्यूम दैट such a two isolated poles, जो एग्जिस्ट नहीं होते, अज्यूम करो दो आइसोलेटेड है. Let those poles have their pole strength m1 and m2. कर्सर पे ध्यान दो. तो दो आइसोलेटेड पोल्स मैंने लिया, their pole strength is what? m1 and m2. They are separated by the distance r. तो कूलम्स लॉ स्टेट कर सकते हो, वही लैंग्वेज. देखो मैं यही से पढ़ रहा हूँ, सेम पर. Force of attraction or repulsion between two isolated poles of the two magnet. एक मैग्नेट के दो पोल नहीं, दो मैग्नेट के सिंगल is directly proportional to product of magnitude of pole strength and inversely proportional to square of the distance between them. So mathematically force is what? Proportional to m1 m2 and inversely proportional to square of the distance. ये पार्ट, ये कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो गया. यहाँ पे कांस्टेंट आप म्यू अपॉन 4 पाई ले सकते हैं, या म्यू का रिप्लेसमेंट म्यू 0 म्यू आर अपॉन 4 पाई ले सकते हैं. जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन लिया था, या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के लिया था, वैसे ही वहां पे आपने एप्सिलॉन को परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोला था, एप्सिलॉन 0 को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोला था, एंड के को बोला था रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. उसी फॉर्मेट में जाना है.
तो ये देखो फोर्स है, ये उसका मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने खाली एक यूनिट वेक्टर यहाँ पे ऐड किया है, नथिंग एल्स, राइट, ये सेम है, ठीक है। अभी यहाँ पे म्यू क्या रहेगा, इसको बोला जाता है, इसके डिस्कशन आगे दिया है ऑलरेडी मैंने, हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे, या फिलहाल इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। म्यू इज कॉल्ड एज परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम। परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम का मतलब द डिग्री और द एक्सटेंट टू विच मीडियम परमिट द मैग्नेटिक फील्ड टू सेट, इसको बोलेंगे आप permeability of medium. The degree or extent to which medium is allowed to set the magnetic field is called as permeability of medium. Yeah, in terms of magnetic lines of force के language में, to the ability of medium to allow maximum magnetic lines of force to pass through is called as permeability of medium. म्यू को आप ऐसे लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ म्यू जीरो एंड म्यू वन। ये हो गया अब्सोल्यूट परमियाबिलिटी। अब्सोल्यूट परमियाबिलिटी का मतलब है म्यू का ये बेस वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू है, और ये मीडियम वाइज म्यू आर बदलते जाएगा। आई रिपीट, ये जो म्यू जीरो है ये म्यू का बेस वैल्यू है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन जीरो, ये एप्सिलॉन का बेस वैल्यू था, राइट। मीडियम बदलेगा तो के बदलता था, इसीलिए एप्सिलॉन जीरो के बदलता था, ओनली एप्सिलॉन जीरो कभी नहीं बदला होगा। वैसे इसको बोलते हैं अब्सोल्यूट परमियाबिलिटी। और ये हो गया रिलेटिव परमियाबिलिटी। ये क्या करता है, हमेशा अब्सोल्यूट परमियाबिलिटी को टाइम्स में एक्सप्रेस करता है, और ये रिलेटिव में जाता है। इसके बारे में आगे डिस्कशन ऑलरेडी हम लोगों ने दिया है, वो आगे डिस्कस करेंगे जाके ना। अगला डेफिनेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। ओके, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किए हुए कंसेप्ट है, बट बाद में पता चला कि ये दोनों कंसेप्ट एक ही है, सोर्सेस अलग अलग है। तो पहला हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन यूजिंग द कूलम्स लॉ डिस्कस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ा है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और जिसको आप लेते थे कूलम्स फोर्स अपॉन क्यू जीरो, एफ अपॉन क्यू जीरो, और उसका फॉर्मूला लेते थे 1/4πε जीरो के Q अपॉन आर स्क्वायर। सेम लैंग्वेज में ये बी नंबर का डेफिनेशन है, द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव पोल। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वहां इलेक्ट्रिक था, वहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ यूनिट पॉजिटिव पोल आएगा। when kept in a magnetic field is called as magnetic field of induction। मतलब कैसे, वापस बोलता हूँ आपको, एक चार्ज एक ये देखो, ये जो है M, ये है पोल स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स पोल। पोल स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स पोल मतलब एक मैग्नेटिक पोल है जिसका पोल स्ट्रेंथ M है। इट इज केप्ट इनटू अ मीडियम। It modifies the region around it called as magnetic field. In that magnetic field, if you put one more pole whose pole strength is 1 ampere meter, उसको रखने का पर्पज है to check whether there exists the magnetic field or not। तो फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों में एक का पोल स्ट्रेंथ M जो सोर्स पोल बोल रहे हैं हम लोग, और दूसरे का पोल स्ट्रेंथ 1 जिसको हम लोग टेस्ट पोल बोल रहे हैं। या 1 एम्पियर मीटर की जगह आप M0 से भी डिनोट कर सकते हैं। कर्सर पे ध्यान दो, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, F इज इक्वल टू ये कांस्टेंट, ये M0 इधर ले लो तो फोर्स कहलाएगा M0 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा फोर्स।
ध्यान रहे ये सोर्स पोल है, इसने मैग्नेटिक फील्ड सेट किया, उस मैग्नेटिक फील्ड में आपने ये टेस्ट पोल रखा जिसका पोल स्ट्रेंथ है m0 एट ए डिस्टेंस r. So what is the force acting on test pole? If it is 1 ampere meter, is called as what? Magnetic field of induction. It's very simple. जैसे ये भी मैंने लास्ट ईयर भी हम लोग ये पढ़ा है पूरा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन दोनों डेफिनेशन. So force acting on 1 ampere meter pole when kept in a magnetic field is called as magnetic field of induction. So it is a characteristic value of magnetic force. मीडियम रहेगा तो ये दोनों दिखाई देगा, म्यू जीरो और म्यू आर दोनों दिखाई देगा. वैक्यूम लोगे तो म्यू आर का वैल्यू 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा. इसका यूनिट होगा न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर. न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर ये इसका यूनिट हो जाएगा. आप अलग अलग फॉर्मेट में यूनिट कर सकते हो, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर या टेस्ला भी ले सकते हो. सीजीएस यूनिट रहेगा गॉस. 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस. डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हो मेकिंग द यूज ऑफ यूनिट न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर. तो ये एक डेफिनेशन हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन. दिस क्वांटिटी इज एनालॉगस टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या दिस क्वांटिटी इज एनालॉगस टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन ग्रेविटेशनल फील्ड. क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होता है? फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास, जो आपने gm अपॉन आर स्क्वायर लिया होगा वैसे. दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन का डेफिनेशन, लेकिन उसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. ये दूसरा डेफिनेशन. ठीक है, उसका पहले हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स का कंसेप्ट देखते हैं, फिर वापस यहाँ पे आएंगे. इट इज एनालॉगस टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स. जैसे एक चार्ज है, ये चार्ज बॉडी है, it modifies the region around it called as electric field. That electric field can be represented by electric lines of force. अगर उस रीजन में हम लोगों ने एक एरिया ड्रॉ किया, through that area how many electric lines of force are passing normally is called as electric flux. जैसे जैसे हम लोग एरिया बढ़ाएंगे वैसे नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दैट एरिया विल इंक्रीज. तो हम लोग बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन एरिया, दिस रेशियो इज कांस्टेंट. उस कांस्टेंट रेशियो को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया. वैसे मैग्नेटिज्म में भी है. और मैंने और एक डेफिनेशन बोला था उधर, लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी. सेम लैंग्वेज, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जगह मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह मैग्नेटिक फ्लक्स. इतना ही फर्क पड़ेगा. ये मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ मैंने डिफाइन किया. ये सब डेफिनेशन मैंने खाली एक जगह कलेक्ट करके रखा है अंडरस्टैंडिंग के लिए. ये देखो, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन या फोर्स पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स. जब तक आप गिवन वर्ड यूज करोगे मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा. अगर गिवन एरिया की जगह यूनिट एरिया कर दोगे तो वो हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. और बाद में साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एक ही कंसेप्ट है, सोर्सेस अलग अलग. इसका यूनिट रहेगा वेबर. अभी इसके सोर्सेस अलग अलग है चैप्टर्स में, तो अलग अलग जगह से जो यूनिट आते हैं मैंने एक जगह लिख के रखे. सभी यूनिट आपको अभी समझ में नहीं आएंगे. ये वेबर है. मैंने ऑलरेडी बोला आपको कि फाई का वैल्यू क्या रहेगा, बी इंटू ए. तो बी का यूनिट न्यूटन पर एम्पियर मीटर इंटू एरिया. ये देखो दो ये यूनिट, ये सीजीएस यूनिट है मैक्सवेल. ये डायमेंशन, ये प्रिंट निकाल के आपको अच्छे से समझ में आएगा. ये देखो, ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. वही लैंग्वेज है, खाली यूनिट एरिया लिखा है.
the total number of magnetic lines of induction passing normally per unit area drawn in magnetic field is called magnetic flux density. Yeah, precisely speaking, magnetic flux per unit area is also called magnetic flux density. अभी phi का यूनिट क्या रहेगा? B into A. B का यूनिट है न्यूटन पर एम्पियर मीटर इंटू एरिया का यूनिट से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर. तो यूनिट हो जाएगा ये इधर, ये देखो न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर बचेगा. लेकिन न्यूटन मीटर इट इज लाइक प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आप जूल भी ले सकते हो उसकी जगह. सो जूल पर एम्पियर. What is ampere? It is product of, it is a ratio of charge to time. तो एम्पियर की जगह मैं कूलम पर सेकंड ले सकता हूँ, तो सेकंड ऊपर आ जाएगा, जूल पर कूलम इज वोल्ट इनटू सेकंड. तो ऐसे अलग अलग यूनिट्स है. सीजीएस यूनिट है मैक्सवेल एंड 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल. कोई भी यूनिट लो उससे डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं. फ्लक्स क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी एंड एरिया. तो ये स्केलर क्वांटिटी है. ये हो गया दो डेफिनेशन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन. तीसरा और एक डेफिनेशन है जो हम लोग चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से पढ़ेंगे, सोर्स वहां से. डेफिनेशन क्या होगा देखो, पहले मैं डेफिनेशन देता हूँ. कैसे रहता है? ए पॉजिटिव चार्ज Q is projected with velocity V through the magnetic field B. I repeat, when positive charge is projected with velocity V through the magnetic field B, then that charge experiences the force perpendicular to the magnetic field and perpendicular to its direction of motion. उस फोर्स को बोला जाता है लॉरेंट्ज फोर्स, राइट? एंड दैट फोर्स इज गिवन एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. So whenever charge is projected with the velocity v through the magnetic field, force experienced by the charge is called as the Lorentz force and it is given by this formula. क्योंकि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड का अपना डायरेक्शन होगा. You are projecting the positive charge through that magnetic field. So velocity is making non-zero angle with the field vector. तो वेलोसिटी वेक्टर और फील्ड वेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. their intersection forms the plane and that charge experiences the force perpendicular to the both. It is clear force must be a cross product of those two. ये फॉर्मूला आ गया. स्केलर फॉर्म में ऐसे लिख सकते क्यू वी बी साइन थीटा. ठीक है, यहां से भी हम लोग ये जो B है इसको डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन. कैसे देखें? लेट चार्ज प्रोजेक्टेड इज 1 कूलम एंड पॉजिटिव. इट इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड एंड इट इज प्रोजेक्टेड एट 90 डिग्री एंगल टू इटसेल्फ. तो मैंने Q को 1 कूलम लिया, V 1 मीटर पर सेकंड लिया. इट इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, इट्स मोशन. तो थीटा 90 डिग्री हो गया. तो ये फॉर्मूला रिड्यूस होके कितना हो गया? F इज इक्वल टू बी. F इज इक्वल टू बी. नेक्स्ट पेज पे देखो, ये देखो F इज इक्वल टू बी हो गया, राइट? तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन? इसका डेफिनेशन आ गया. It is the force acting on 1 coulomb charge. It is the force acting on 1 coulomb charge when it is projected with the velocity 1 meter per second in the direction perpendicular to itself. याद है. The magnetic field of induction at a point is the force acting on unit positive charge moving with the velocity perpendicular to its direction, right?
magnitude of force acting on the positive charge moving with the velocity in magnetic field, उसको लॉरेंट्ज फोर्स भी बोला जाता है। तो ऐसे मैंने आपको 3 डेफिनेशन अलग अलग दिए। ये फ्लक्स से आया इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म से, और ये लॉरेंट्ज फोर्स का कंसेप्ट से। तो आप ऐसे अलग अलग पढ़ सकते हो, ठीक है। इन नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट डेफिनेशन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। थैंक यू।